हो गया जी, स्टार्ट करें। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डेथ, मौत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेंसिक के हवाले से और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से। चूंकि एक तबीब को, एक फिजिशियन को वाइटल साइंस ऑफ लाइफ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर किसी ऐसे स्टेज पर उसको ज़हमत देनी पड़े कि आइए पेशेंट को एग्जामिन करें, आइदर ही इज अलाइव और डेड, तो उसका फैसला किया जाए। और फिर अगर उसमें कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं तो उन पर भी गाइडलाइंस पता हो। तो डेथ पढ़ने से पहले हम सिंपल सी डेफिनेशन लेते हैं डेथ की, जो आपने फिजियोलॉजी वगैरह के हवाले से भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी और आपने बेसिक क्लासों में भी पढ़ी होगी कि सेजेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड और लीड्स टूवर्ड्स डेथ। बॉडी के अहम अहम तरीन अफ़ाल, जिसमें से सांस लेना, दिल की धड़कन और हिस्सों हरकत, यानी रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड ब्रेन, अगर फंक्शन करना छोड़ दें तो हम डेथ डिक्लेयर करते हैं और हम ऐसे जिस्म को मुर्दा तस्वुर करते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन जब आप थोड़ी हायर क्लासेस में आते हैं और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं डेथ, उसमें डेथ की अक़साम भी पढ़ेंगे। तो चलें जी, पहली किस्म पढ़ते हैं, दैट इज सोमैटिक डेथ, जिसको सेलुलर डेथ भी कहा जाता है, क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं, फिजिकल डेथ भी कहते हैं। इससे मुराद सिंपल ये है कि एक शख्स जिसकी ना सांस आ रही हो, ना नब्ज महसूस हो रही हो, ना दिल की धड़कन सुनाई दे रही हो और ना वो हिल रहा हो, यानी जुम्बिश नहीं ले रहा हो, तो ऐसे जिस्म को हम मुर्दा कह सकते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, फिर और बात क्लियर हो जाएगी। इट इज कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेजेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स एंड देयर फेलियर टू रिटर्न। ये ब्रेन, लंग्स और हार्ट का सेजेशन है और उनका वापस ना आना, यानी रिटर्निंग टूवर्ड्स नॉर्मल फिजियोलॉजी, ये कहलाती है सोमैटिक डेथ। अच्छा, यहां पर ये जो लफ्ज ऐड किया गया है, देयर फेलियर टू रिटर्न, इससे मतलब ये है कि बाद सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है और हो जाता है कि पल्स नहीं में आ रही, सांस भी रुक गई है, हिस्सो हरकत भी नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसान ने आंखें भी खोल दी, उसकी दिल की धड़कन भी चल पड़ी, उसकी सांसें भी चल पड़ी और वो बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसा मुमकिन है, एन मुमकिन है। आपने फिजियोलॉजी में एक टर्म पढ़ी होगी, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, कुछ याद पड़ता है आपको जी? एनीबॉडी? स्ट्रोक एडम सिंड्रोम कुछ याद है? हेलो भाई, आवाज आ रही है? सॉरी सर। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। देखिए, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हार्ट बीट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है और इम्परसेप्टिबल पल्स हो जाती है, और उसका रीजन ये होता है कि ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, सीवियर हाइपोक्सिया हो जाता है। तो आपको पता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर स्पॉन्स एंड मेडुला में है, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइजेशन शुरू हो जाती है और थोड़े अरसे के लिए, से फॉर एग्जांपल 2 से 4 मिनट तक पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता और फिर उसके बाद में रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये अपरेंटली 2 से 4 मिनट के लिए वो डेड हो गया, उसको हम सोमैटिक डेथ कहते हैं, लेकिन इट रिटर्न्स बैक टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, फिर कई मर्तबा पेशेंट्स जो कि आईसीयू में होते हैं और सीवियर क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, उनकी भी सांसें रुक जाती हैं, उनका हार्ट बीट रुक जाती है और सेंसेशंस भी लॉस होना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और फौरन सीपीआर शुरू होता है। सीपीआर का मतलब ही यही है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। तो फिर उसको माउथ टू माउथ
ब्रेथिंग देते हैं और चेस्ट जो है वो कंप्रेशंस देते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ये सारा प्रोसीजर, मैंने क्लास में भी एक मरतबा डिस्कस किया था, CPR। तो फिर वो शख्स जो है वो वापस आ जाता है जिंदगी में। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बाय डेफिनेशन सोमैटिक डेथ ये है कि इरिवर्सिबल सेजेशन हो जाए वाइटल फंक्शंस की और उनका फेलियर टू रिटर्न टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। In somatic death, life ceases in the body but persists in its component parts like the tissues and cell. अब ये नुक्ता भी समझना है। सोमैटिक डेथ, फिजिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ से मुराद ये है कि तीनों फंक्शंस खत्म हो गए और बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन हयात सेल के लेवल पर, टिश्यूज के लेवल पर, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बाकी होती है। ये जरा बारीक नुक्ता है और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि देखिए, जब कोई अमल, कोई तदबीर की जाती है, जैसे कि CPR मैंने बताया, या मनजानिब अल्लाह उसकी जिंदगी अभी बाकी थी तो वो वापस आंखें खोल देता है, और या फिर CPR की कोशिश करने पर बंदा आंखें खोल देता है और नॉर्मल हो जाता है। तो उसका मतलब यह है कि अभी सेल्स के लेवल पर उसकी डेथ नहीं हुई थी, सेल्स ने रेस्पॉन्स कर दिया, टिश्यूज ने रेस्पॉन्स कर दिया, हालांकि ऑर्गन लेवल पर उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। और अगर इसका मतलब ये भी है कि अगर सेलुलर डेथ नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ मेजर लेकर उसकी जान बचाई जा सकती है, और हुक्म रब्बी होगा तो वो वापस आ जाएगा, वरना सेलुलर डेथ भी हो ही जाएगी। ठीक है, ये नुक्ता समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अब देखिए मॉलिक्यूलर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ का मतलब भी यही है कि डेथ ऑफ द टिश्यू या डेथ इन द टिश्यू। एक मिसरा याद आ रहा है कि जिंदगी क्या है, अनासिर का यकजा हो जाना, मौत क्या है, इन्हीं अनासिर का बिखर जाना। ठीक है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है इस मिसरे की रोशनी में भी, कि जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी टिश्यूज के, लाइक टिश्यू और सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, अगर उस लेवल पर बिगाड़ नहीं हुआ तो ये सोमैटिक डेथ है, अगर उस लेवल पर बिगाड़ शुरू हो गया तो ये मॉलिक्यूलर डेथ है। ओके, यानी सेल की इंडिविजुअल लाइफ अगर खत्म होना शुरू हो जाए तो हम उसको मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। इट सिग्निफाइज लॉस ऑफ लाइफ in the component parts of the body and is generally completed within 3 to 4 hours of somatic death. Somatic death, bodily death, clinical death, physical death के 3 से 4 घंटे के बाद सेल्स जो हैं वो भी मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और उनमें भी डेथ होना शुरू हो जाती है। यही वो नुक्ता है कि अगर कोई शख्स जिंदगी में ये अनाउंस कर दे कि मरने के बाद मेरी आंखें डोनेट कर देना, मेरा लिवर डोनेट कर देना, मेरी किडनी डोनेट कर देना, तो आफ्टर फिजिकल डेथ जब कंप्लीट हो जाती है, बट बिफोर द मॉलिक्यूलर डेथ फौरन ऑटोप्सी करके उसके ऑर्गन्स निकालकर सेव कर लेते हैं और फिर वो किसी और को लगाए जा सकते हैं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बेसिक फलसफा यही है कि ऑर्गन्स शुड बी डिवेसिकेटेड बिफोर द मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है। और उसका दौरानिया 3 से 4 घंटे का है, यानी बंदे की डेथ डिक्लेयर हुई, तीनों फंक्शंस जो है वो खत्म हो गए, हमने वेट कर लिया 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और उसके बाद में इसको फौरन ओटी में लेकर गए और उसकी जो भी उसने ऐलान किया कर, वसीयत कर दी थी कि मेरी आंखें डोनेट कर देना या मेरा लिवर एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर देना, तो फौरन उसको प्रोसीजर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, यही एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी है। ओके, यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. ओके जी, चले जी आगे चलते हैं। मूड्स ऑफ डेथ, मूड्स ऑफ डेथ से मुराद ये है कि डेथ जो है कौन कौन से मेजर सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हुए डेथ होती है। मसलन जैसे अभी हमने बात करी थी कि वाइटल फंक्शंस 3 हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड CNS या ब्रेन। तो अगर मैं ये कहूं कि ब्रेन की डेथ या नर्वस सिस्टम की डेथ, तो वो डेथ कहलाएगी कोमा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कार्डियोवैस्कुलर डेथ या दिल की डेथ, तो मैं उसको कहूंगा सिनकोप। और तीसरी चीज है
रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, उसको मैं कहूंगा एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ये 3 वाइटल फंक्शंस और इन्हीं 3 वाइटल फंक्शन से रिलेटेड मूड्स ऑफ डेथ, नाम अलग अलग हैं, कोमा, सिनकोप एंड एस्फिक्सिया। ये बात समझ में आती है भाई? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब कोमा को पहले लेते हैं। कोमा क्या है बता दिया अभी मैंने आपको कि ब्रेन की डेथ या ब्रेन के अंदर वाइटल सेंटर्स, देखिए ब्रेन के अंदर बेतहाशा सेंटर्स, सेंसरी सेंटर है, मोटर एरियाज हैं, फिर पूरा जो आपका जो सर्वाइकल नर्व्स हैं उनके सेंटर्स हैं, फिर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। अगर इन तमाम सेंटर्स की यकमुश्त डेथ हो जाए तो मैं उसको कोमा कहूंगा। आपने कोमा का पेशेंट कभी देखा है या सुना है या किसी मूवी में देखा है कोमा का पेशेंट? सर देखा भी। हम देखिए कोमा के शख्स को पेशेंट कह रहे हैं, डेड नहीं बोल रहे। वजह क्या है? और कोमा के पेशेंट एडमिट रहते हैं कई कई अरसे तक अस्पतालों में, वो मशीनों पे चल रहे हैं सर। हरकत नहीं हो रही बॉडी की, लेकिन उनकी हार्ट बीट तो चल रही है ना, इसलिए उन्हें डेड कंसीडर नहीं किया जाता। 2 सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, एक रेस्पिरेटरी और एक कार्डियक सिस्टम और एक हार्ट। यस सर। सेंसरी और मोटर जो है वो खत्म हो जाता है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि शायद कभी ठीक हो जाए। अभी एक वाइटल फंक्शन इम्पेयर्ड हुआ है और उसको असिस्टेड इक्विपमेंट से उसको अलाइव रखने की कोशिश करते हैं, वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कोमा। और अक्सर ये भी देखा गया है कि एक तो ऐसा केस था कि तकरीबन एक शख्स 8 या 10 साल तक कोमा में रहा, उसके बाद में ठीक हो गया वो। आप देखिए 8-10 साल तक हॉस्पिटलाइज रहा वो। और डेफिनेटली कोमा के पेशेंट्स में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन ही सर्वाइव और फिर लेटर ऑन उसकी डेथ हो गई। बहरहाल होते हैं ऐसे केसेस। अच्छा, कोमा के कॉजेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। कंप्रेशन ऑफ ब्रेन कंप्रेस हो जाए किसी भी इंजरी की वजह से। फर्ज करें हेड इंजरी हो गई, जोरदार ट्रॉमा हुआ, फ्रैक्चर हो गया स्कल का और अंदर जाके बोन ने ब्रेन मास को कंप्रेस कर दिया, तब भी मौत हो सकती है, तब भी कोमा में जा सकता है वो। या अंदर से कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, उसके प्रेशर की वजह से भी कोमा में जा सकता है। इंजरी टू द ब्रेन, पॉइजनिंग हो गई किसी भी ऐसे नार्कोटिक की। अभी हम आपको जब टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तो क्लासिफिकेशन में नार्कोटिक्स या न्यूरोटिक्स इनका जिक्र आएगा, यानी ऐसे पॉइजन जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करते हैं, जिसमें धतूरा है, अल्कोहल है, ओपियम है, चरस है, मुख्तलिफ चीजें। तो अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाए या कोई एडिक्ट है इन सब चीजों का, तो वो कोमा में जा सकता है। अक्सर आपने ये देखा होगा हिरोइनची या अफ्यूंचियों को रोड साइड पर बेहोश पड़ा हुआ, ठीक है, जस्ट लाइक डेड, बिल्कुल ऐसे मुर्दे पड़े हुए होते हैं, तो वो कोमा में होते हैं और कई कई दिन तक कोमे में पड़े रह सकते हैं। तो बहरहाल ये होता आता है उनके साथ, या खुदा न खास्ता किसी को पॉइजनिंग कर दी जाए। ठीक है, अच्छा, फिर है न्यू ग्रोथ से मुरादी यही है ट्यूमर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, तो ब्रेन हेमरेज से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए ये आ गया ये कॉज आ गया, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म नंबर 6 जो है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब ही यही है कि थ्रोम्बस बन गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, स्ट्रोक। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये हेमरेज, ठीक है, ये वंस अगेन। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक यूरीमिया और एसिटोनीमिया। यूरिया आपको पता है वेस्ट मटेरियल है, इसको बॉडी से बाहर जाना है, चाहे वो पेशाब के जरिए जाए चाहे फीकल मटेरियल के जरिए जाए। अगर इन दोनों रास्तों से अखराज बंद हो जाए या दोनों में से किसी एक रास्ते का अखराज बंद हो जाए तो यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, और यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन को इंजरी करता है। बाकायदा केमिकल इंजरी होती है, ब्रेन सेल्स ट्रॉमेटाइज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से कोमा में पेशेंट जा सकता है। इसकी मिसाल किडनी का पेशेंट जो खासतौर पे किडनी फेलियर में जा रहा होता है, या लिवर फेलियर का पेशेंट, ये कोमा में चले जा सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को आपने देखा होगा हेलुसिनेट भी करना शुरू कर देते हैं, ऑल फॉल बोलना शुरू कर देते हैं, उनको
कुछ का कुछ दिख रहा होता है और वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसे एसीटोन भी आपको पता है वेस्ट मटेरियल है, इसको भी बॉडी से बाहर निकलना है, या इसके लेवल्स अगर ज्यादा बनना शुरू हो गए, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट जो है उसके एसीटोन्स बढ़ जाते हैं और ये भी हेलुसिनेट कर सकता है, ये भी कोमा में जा सकता है और उस वक्त उसको कीटोइक कोमा कहते हैं, ठीक है, कीटोइक कोमा या हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। तो शुगर भी कंट्रोल रहनी चाहिए। अच्छा जी सर पैरालिसिस हो सकता है? सॉरी डिस्कनेक्ट जी। सिम्टम्स क्या है? इंक्रीजिंग स्ट्यूपर। स्ट्यूपर का मतलब ये है कि वो अपने होश हवास खोना शुरू कर देगा और बतदरीज उसके अंदर रिफ्लेक्सेस लॉस होना शुरू हो जाएंगे और कंप्लीटली इनसेंसिबिलिटी हो जाएगी, इसको कहते हैं स्ट्यूपर। इसके अलावा लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, ये आपने पढ़े होंगे एनाटॉमी में, ठीक है, स्किन टच, फाइन टच, क्रूड टच, या बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस उसके खत्म होते चले जाएंगे। पल्स उसकी स्लो हो जाएगी और ब्रेथिंग उसकी लेबर्ड हो जाएगी, बड़ी मुश्किलों से सांस ले रहा होगा। कोमा के पेशेंट को अगर आपने देखा हो तो इसके जो ब्रेथिंग पैटर्न्स हैं वो बड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत हटकर हो जाते हैं। एक पैटर्न आपको बताता हूं, काइन स्ट्रोक ब्रेथिंग। काइन स्ट्रोक ब्रेथिंग, काइन स्ट्रोक ब्रेथिंग में होता यही है कि ब्रेन इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, या खुदा खास्ता पॉइजनिंग हो गई, खासतौर पे ये धतूरा ओपियम पॉइजनिंग में देखा जाता है। ओपियम और अल्कोहल पॉइजनिंग में काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग होती है। पेशेंट जो होता है कोमा में होता है और सांस उसकी तेज हो जाती है, बहुत तेज होना शुरू हो जाती है और साथ साथ लेबर्ड होती है ना, बहुत ताकत लगा रहा होता है, तो उसके जो नथने हैं वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेबर्ड ब्रीथिंग होती है। और फिर एक वक्त आता है कि ऐसा लगता है कि ब्रीथिंग रुक गई, बिल्कुल रुक जाती है। अभी मैं आपको बता नहीं सकता, करके इसको डेमो नहीं दे सकता, लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि ऐसा शख्स जो कोमा में है उसकी ब्रीथिंग तेज हो रही है, लेबर्ड हो रही है और वो ऑक्सीजन भी सही तरीके से खींच भी नहीं पा रहा है और फिर एकदम से सिजेशन हो जाती है, सांस रुक जाएगी, तो ऐसा लगेगा बस मर गया, और रुकी रह सकती है, सस्पेंडेड हो सकती है और फिर 5-10 सेकंड के बाद दोबारा ब्रीथिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और सेकंड टाइम जब ब्रीथिंग स्टार्ट होगी तो वो स्लो होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो तेज होगी और फिर तेज मैक्सिमम जाएगी, फिर ब्रेक आएगा 5-10 सेकंड का, फिर स्लो हो जाएगी, फिर तेज होगी, फिर ब्रेक आएगा, ऐसी साइकिल चल रही होती है। अल्लाह की पनाह, बड़ी तकलीफ में होता है ऐसा पेशेंट। काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग बहुत अलार्मिंग साइन होता है, बहुत अलार्मिंग कंडीशन होती है और इसमें दुआ भी की जाती है पेशेंट के हक में और डेफिनेटली मेजर्स भी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग, इट इज वन ऑफ द साइन ऑफ कोमा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, डेथ रेटल्स, जाहिर सी बात है जब ये बिल्कुल टर्मिनेट हो रहा होता है बंदा पेशेंट, तो उस वक्त जो है वो मुंह से झाग भी आना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं डेथ रेटल। मुंह से झाग आना भी अच्छी अलामत नहीं है। होता क्या है कि सांस सही आ नहीं जा रही होती और अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, लंग्स के अंदर सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। चूंकि ब्रेन कंट्रोल करता है हर चीज को, तो लंग्स की सिक्रीशन को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। लंग्स में सिक्रीशंस बहुत मिनिमम होती हैं, अगर वहां सिक्रीशंस ज्यादा हो जाए तो म्यूकस थिक हो जाती है, सीरस फ्लूइड आ जाता है और जब हवा उससे गुजरती है तो झाग पैदा होता है। वो झाग जो बाहर आता है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो वो झाग से ऑक्युपाई हो जाता है, बंदा एक्सपायर हो सकता है। अच्छा जी, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स भी देख लेते हैं जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स से मतलब ये है कि जब हम ऑटोप्सी करते हैं तो कोमा के पेशेंट में क्या क्या फाइंडिंग्स आ सकती है। नंबर 1, ब्रेन की इंजरी दिख सकती है, स्कल की इंजरी दिख सकती है, हैमरेजिक स्पॉट्स दिख सकते हैं, हार्ट रेट, अच्छा हार्ट को खासतौर पे हार्ट जो राइट साइड है वो फुल और लेफ्ट साइड जो है वो एम्प्टी होगा, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड से एंगोज्ड होंगे और लेफ्ट साइड जो है वो एम्प्टी होती है, ये एक फाइंडिंग होती है। और लंग्स जो है वो भी एंगोज्ड विद ब्लड, उसके अंदर भी पूलिंग हुई भी होती है, जाहिर सी बात है लंग्स साथ नहीं देते आखिर में। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स कोमा के पेशेंट में मिल सकती हैं। फिलहाल मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ इस अपने लेक्चर को
फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कोई सवाल हो तो डेफिनेटली पूछिएगा। ओके सर।